कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, तो उसके लिए एक्सप्रेशन जो है आपकी बुक में दिया है 6.9, दैट इज डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस fx इंटू डेल्टा x। ठीक है, इट इज इक्वेशन 6.9 इन योर बुक, और इसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर फोर्स कंजर्वेटिव है, ये वाला फोर्स, और इस फोर्स की वजह से जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा x अमाउंट का है, तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा V इज कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। ओके, पोटेंशियल एनर्जी तो फोर्स के साथ हम ये रिलेशन लिख सकते हैं, लेकिन अगेन एक चीज, ये सिर्फ हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए लिख सकते हैं, रैंडम फोर्सेस के लिए नहीं। तो अब इसमें हम मैकेनिकल एनर्जी या फिर कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी देखने वाले हैं, तो हाउ वी विल कैलकुलेट। तो लेट अस सी, हम मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है और हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए वन डायमेंशनल मोशन को ही कंसीडर करेंगे, हम टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन में नहीं जा रहे हैं। तो कोई एक पार्टिकल है जिसपे f अमाउंट ऑफ मतलब fx अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होता है, एंड ड्यू टू दिस फोर्स उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डेल्टा x, मतलब उस पार्टिकल का डेल्टा x अमाउंट से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जो काइनेटिक एनर्जी और फोर्स के बीच का हमें रिलेशन देता है, उसके हिसाब से हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फोर्स इनटू डेल्टा x। ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कंजर्वेटिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये रिलेशन हम देख सकते हैं फॉर दिस फोर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दिस फोर्स। अब एक और चीज हमने यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया कि ये वाला फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इक्वेशन 6.9 जो मैंने अभी यहाँ पे समझाया, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम ये रिलेशन लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस fx इंटू डेल्टा x। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का रिलेशन हो जाएगा, ऊपर जो हमने लिखा वो काइनेटिक एनर्जी और फोर्स का रिलेशन हो जाएगा, एंड रिमेंबर हियर fx इज द कंजर्वेटिव फोर्स। अब अगर आप ध्यान से देखें कि दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 उनकी राइट हैंड साइड में एक चीज कॉमन है, दैट इज डेटा कॉमन है, खाली यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो व्हाट वी कैन डू, हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। सो इसको मैं रीराइट करूं तो ये माइनस साइन हम इस तरफ जाने देते हैं, ठीक है। अब दोनों की लेफ्ट RHS इक्वल हो गई, और अब इक्वेशन 1 और 2 की RHS को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इनको कंपेयर करने पर हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा K इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V, ठीक है। दोनों की RHS कंपेयर की तो डेल्टा K इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V। और अगर हम एक स्टेप आगे जाए, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करें, तो डेल्टा K प्लस डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उनका जो समेशन हमने लिया वो 0 हो गया। अगर हम डेल्टा को यहाँ से बाहर निकालें, सपोज इस इक्वेशन को मैं और थोड़ा रीराइट करूं, तो हम ऐसे दे सकते हैं दैट डेल्टा को बाहर निकाला, मतलब डेल्टा जो है एक तरह का चेंज रिप्रेजेंट करता है, और चेंज को हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा A प्लस C इज इक्वल्स टू 0। इट मींस कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई हुआ या फिर वो ऑब्जेक्ट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंडर में कोई भी डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, तो उनके लिए चेंज ऑफ समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज 0। मतलब क्या हुआ, तो K प्लस V, वी शुड वी हैव K प्लस V थ्रू आउट द मोशन, समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल पोटेंशियल एनर्जी जो हमेशा 0 रहेगा। ये हमें इस स्टेटमेंट से पता चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज 0 है तो इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, चेंज 0 होने का क्या मतलब है, सपोज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी Ki, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी एज ए फंक्शन ऑफ x V and x, ना फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो थी वो थी Kf, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो थी Vfx, ठीक है।
energy remains conserved throughout the motion. ठीक है, ये पॉसिबल है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बदले अलग अलग पॉइंट्स पे और पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू बदले, लेकिन दोनों का जो टोटल होगा वो हमेशा किसी एक वैल्यू पर स्टिक रहेगा। एनर्जी जैसे हम सीखते हैं हमेशा कि कंजर्व रहती है, एनर्जी का जो भी अमाउंट है वो कंजर्व रहता है, तो इससे हमें पता चलता है कि एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। ऑलराइट, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे हम ये 3 स्टेटमेंट देखते हैं जो कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है। सी, अ फोर्स इज कंजर्वेटिव। किसी फोर्स को कब कंजर्वेटिव बोला जा सकता है? इफ इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द स्केलर क्वांटिटी। कोई फोर्स कंजर्वेटिव तब होता है जब हम उसको स्केलर क्वांटिटी से डिराइव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ऑलरेडी ये स्टेटमेंट देख चुके हैं विच इज दिस। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट कि v डेल्टा v इज इक्वल्स टू माइनस fx इनटू डेल्टा x। अगर मैं इस डेल्टा x को ऐसे लिखूं तो fx क्या हो जाएगा? माइनस fx इज इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। मतलब इस फोर्स को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से डिराइव किया जा सकता है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, आपकी बुक में भी ये चीज दी हुई है, बट आई वांट टू मेंशन कि इस चीज को हम 3 डायमेंशनली भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे बुक के और हमारे अभी के जो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं उसकी स्कोप के वो बाहर है। तो फिलहाल आप खाली इसको 1 डायमेंशन में पढ़ें और इतना याद रखें कि अ फोर्स इज कंजर्वेटिव ओनली इफ इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल से डिराइव हो सकता है। देन आल्सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन एंड पॉइंट। तो किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क किया गया वो एंड पॉइंट्स पे, यानी कि ऑब्जेक्ट का फाइनल पॉइंट और ऑब्जेक्ट के इनिशियल पॉइंट, वो उसके एंड पॉइंट उस पर डिपेंड करता है। और इसके लिए हमने जो ये इक्वेशन लिखा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसको रीराइट करें तो कुछ ऐसा आएगा, डेल्टा के इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है एग्जैक्टली यही चीज को रिप्रेजेंट करता है। एंड थर्ड स्टेटमेंट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन क्लोज पाथ इज 0। तो कभी भी अगर आप क्लोज पाथ पे, यानी कि सपोज मान लीजिए कि कोई सर्कल है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, यहाँ से स्टार्ट करता है, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, लेट अस मेंशन इट xi, और अगर ये वापस से यहाँ पर आए तो इसका फाइनल पॉइंट भी यही हो जाएगा xf, राउंड टू। तो इट मींस कि इसे क्लोज पाथ पर ट्रैवल किया, सो इनिशियल पॉइंट इज इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट। सो इन दैट केस वर्क डन इज ऑलवेज 0। तो ये कुछ आउटकम्स हैं कंजर्वेटिव फोर्स के, जो कि रिजल्ट्स हैं। काफी डीपली तो अगर आप फिजिक्स लेके समझते हैं, मतलब आगे जाते तो आपको समझ में आएंगे, बट हियर यू कैन मतलब इतना अभी के क्लासिकल मैकेनिक के प्रोस्पेक्टिव से हम समझ सकते हैं। द कंक्लूजन दैट the total mechanical energy is conserved if force doing work on it are conservative। तो ये स्टेटमेंट हमने पहले ही मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व होती है वो देख चुके हैं। अब इस स्टेटमेंट को मतलब समझने के लिए थोड़ा अच्छे से हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है और हम बॉल का एग्जांपल लेके उसे समझते हैं। सपोज दिस इज आवर ग्राउंड लेवल, तो यहाँ पे हाइट जो है उसको 0 कंसीडर करेंगे और हमें यहाँ पे 3 लेवल्स दे देते हैं। लेट अस से दिस इज हाइट h, ये पूरी जो हाइट है वो h। तो यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी जब हम बॉल को उछालते हैं वो कुछ h हाइट तक जाता है और उसके बाद इस पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है। तो मैक्सिमम हाइट रिसीव करने के बाद, पहुंचने के बाद वो 0 वेलोसिटी पे आके वापस से जमीन पे गिरना शुरू हो जाता है। अगर हम किसी मिडिल पॉइंट की बात करें, लेट अस कंसीडर दिस इज हाइट h, स्मॉल h, तो यहाँ पर वेलोसिटी हम vh कंसीडर करेंगे और यहाँ ग्राउंड को जस्ट टच करने से पहले, बॉल ने जस्ट ग्राउंड को टच किया, मोमेंट बिफोर दैट यहाँ पर हम vf यानी कि लेट अस से vg ग्राउंड वेलोसिटी मेंशन करते हैं बिफोर जस्ट हिटिंग द ग्राउंड। अब इन तीनों लेवल पे हम एनर्जी की बात करते हैं। तो देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर, देखिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 0, तो ऑल एनर्जी व्हाट इट हैज इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी वो टोटली पोटेंशियल एनर्जी होगी एंड दैट इज
हम देख चुके हैं। इस पॉइंट पे उसके पास वेलोसिटी है, तो यहाँ पर उसके पास जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी क्योंकि अभी भी बॉल उस हाइट पे है, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी मतलब के। सो बेसिकली वी हैव 1/2 mvh² काइनेटिक एनर्जी प्लस mg। अब हाइट क्या लेंगे, मास एंड ग्रेविटी तो हमने ले लिया, तो टोटल हाइट में से इतने हाइट को h हाइट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाएगी h माइनस h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पर जस्ट अभी ग्राउंड के बाजू में, तो हाइट उसकी 0, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी जस्ट बिफोर टचिंग ग्राउंड, मतलब ऑलमोस्ट हम 0 ले सकते हैं उसको। तो यहाँ पर ऑल एनर्जी हैज काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट पे उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, सारी पोटेंशियल एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो वी हैव काइनेटिक एनर्जी 1/2 mvf² फाइनल वेलोसिटी, ठीक है वही कहते हैं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वहां पर उसके पास है नहीं। इन तीनों को हम अलग अलग, ये सारी जो है वो टोटल एनर्जी है। तो ग्राउंड के पास उसके पास जो भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, समथिंग हाइट के पास इस h हाइट पे उसके पास जो भी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ बीच में दोनों का मिक्सिंग है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। तो लेट अस डिनोट इट बाय EH। this point denoted by E small h, क्योंकि हम यहाँ पर h हाइट की बात कर रहे हैं, और यहाँ let us denote it by E नॉट से दिखा दें। अब हमने जो स्टेटमेंट कहा उसके हिसाब से एनर्जी जो है हमेशा कंजर्व रहती है, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व ऑल द टाइम। तो इसका मतलब ये जो टोटल एनर्जी है यहाँ पर भी जो EH की वैल्यू वही यही वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वेरी कर सकते हैं बट इट्स ऑल क्वांटिटी रिमेन्स कंजर्व। तो अब हम दो इक्वेशन डिराइव करेंगे। पहले हम इस एनर्जी को कंपेयर करेंगे इसके साथ कि एज पर आवर स्टेटमेंट टोटल एनर्जी इज कंजर्व, तो EH is equals to EH। So the equation we will have mgh is equals to 1/2 mvh² plus mgh minus h। This is we have, जो भी कैंसिल हो रहा है हम उसे कट करेंगे और इस इक्वेशन को लेट अस राइट किए हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे। बेसिकली हमें वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है, तो देखिए आप तीनों पॉइंट से जो m है, मास तीनों जगह कॉमन है तीनों इक्वेशन में, तो मास एंड मास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम मास कॉमन निकाल सकते हैं, इक्वेशन
अंडर रूट। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक छोटी सी मिस्टेक को हम करेक्ट कर लेते हैं एंड